दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है रोजगार विद तिरंगा में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2022 जनवरी माह का करंट अफेयर। और इसमें दोस्तों हम लोग लगभग 2 सीरीज में जनवरी मंथ्स के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है पेट के लिए, वीडियो के लिए, पीएचडी, टीएसटी के लिए, सुपर टेट, टेट, सीटेट, इवन ऐसे एग्जाम्स जिसमें करंट अफेयर्स आती है। ये सीरीज, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने चार। फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार। सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। थर्ड ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य। और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने अमिताभ कांत। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। उन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया था। वे साल 2019 से साल 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या है। हाल ही में किस देश ने वानसोंग 12 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? तो ऑप्शन आपके सामने है चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान और उत्तर कोरिया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तर कोरिया ने पुष्टि की है कि उसने वानसोंग 12 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह पहली बार है जब उसने 2017 के बाद से इस आकार के हथियार का परीक्षण किया है। जापान और दक्षिण कोरिया ने मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRBM के लॉन्च का पता लगाया है, जो इस महीने उत्तर कोरिया द्वारा किया गया 7वां हथियार परीक्षण है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा। देखिए क्या है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन अर्थात तीसरा। भारत की महिला हॉकी टीम ने पूर्व चैंपियन चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। सविता पूनिया की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपने एशिया कप खिताब की रक्षा नहीं कर पाई। मलेशिया को 9-0 से हराकर भारत को जापान से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 31 जनवरी, 30 जनवरी, 29 जनवरी और 28 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 30 जनवरी। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, विश्व NTD दिवस हर साल 30 जनवरी को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि हम उनके उन्मूलन की दिशा में
प्रगति कर सकें। 2022 की थीम थी गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना। 2022 का नारा उपेक्षा से देखभाल की ओर। 2022 का नारा क्या था? उपेक्षा से देखभाल की ओर। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर। हाल ही में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 30 जनवरी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। देखिए, विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2022 में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी 2022 को है। यह दिन इस घातक प्राचीन बीमारी के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है कि इसे रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। अब है अपने पास अगला प्रश्न 6 नंबर। देखिए क्या है। हाल में पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? फर्स्ट ऑप्शन है राफेल नडाल, सेकंड है नोवाक जोकोविच और थर्ड है डेनियल मेदवेदेव और फोर्थ है निक किर्जियोस। तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं ने डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। इनको इन्होंने 2-6, 6-7, 6-4 और 6-4, 7-5 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। यह उनका 21वां मेजर खिताब है। ऐसा करने वाले वे पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। महिला टेनिस में मार्गरेट कोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं के पास 24 एकल मेजर हैं, जो एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है। महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने यूएस की डेनियल कॉलिंस को 6-3, 7-6 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का फाइनल खिताब जीता है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर। देखिए क्या है। हाल में जारी पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक या लेखिका कौन है? देखिए, स्मृति ईरानी है क्या, मेनका गांधी है, किरण बेदी है या प्रियंका गांधी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। वह पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और आईपीएस हैं। आईपीएस सेवानिवृत्त हैं अर्थात रिटायर हैं। यह पुस्तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर वेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत पर आधारित है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर है, 8 नंबर है, सॉरी 8वां प्रश्न है अपने पास। हाल में बाबा इकबाल सिंह जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? राजनेता, शिक्षाविद, फिल्म निर्देशक, हास्य कलाकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन शिक्षाविद। इकबाल सिंह किंगरा जो सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और एक शिक्षाविद थे। इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी की स्थापना की थी। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने पास 9 नंबर। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की संख्या में 96,805 उद्यमियों के साथ महाराष्ट्र भारत की सूची में सबसे ऊपर है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय में, अर्थात जिसको आप कहते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमएसएमई। तो मंत्रालय में क्या बताया गया है? विकास में आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 42,997 उद्यमियों के साथ तमिलनाडु और 38,517 इकाइयों के साथ गुजरात, जो राजस्थान है, वह दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्या है क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने पैन एम महिला कप हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम किया है? अर्जेंटीना ने, चिली ने, ब्राजील ने या अमेरिका ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा अर्जेंटीना। देखिए, अर्जेंटीना ने चिली को 4-2 से हराकर 2022 महिला पैन अमेरिकन कप में अपना छठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप खिताब जीता है। महिला पैन अमेरिकन कप पैन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित अमेरिका की चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। हाल ही में खेले गए वुमेन्स हॉकी एशिया कप को किस देश ने अपने नाम किया है? भारत, नीदरलैंड, चीन, जापान? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, महाद्वीप का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी टूर्नामेंट है और 1985 में पहली बार आयोजित होने के बाद से अब तक सिर्फ 4 टीमें फाइनल में पहुंच सकी हैं। 2022 में समापन हुए संस्करण में जापान ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर अपना तीसरा महिला हॉकी एशिया कप खिताब जीता है। महिला एशिया कप 2022 की शीर्ष 4 टीमों में जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और चीन शामिल हैं। इन चारों टीमों ने महिला हॉकी विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है वह 12 नंबर है। देखिए क्या है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जिसको ईवी चार्जिंग स्टेशन कहते, कहाँ खोला गया है? ऑप्शन आपके सामने किन्नौर, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी कहते हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जिसको ईवी कहते हैं, चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। पहले भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में था, जिसमें ईवीएस के लिए या ईवी के लिए 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। नए ईवी चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्राईफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि 13 नंबर है। देखिए क्या है। हाल में केंद्र सरकार ने कितने गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है 150, 157, 175 और 200। करेक्ट आंसर हो जाएगा 157, सॉरी 150, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, केंद्र सरकार ने इजराइल की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में बदलने का फैसला किया है। इजराइल की सरकार भारत में पहले ही 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना कर चुकी है। ये केंद्र सब्जी के 2.5 करोड़ से अधिक पौधे और 3.87 लाख से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों की उपज तैयार कर रहे हैं। इन उत्कृष्टता केंद्रों के आसपास के करीब 150 गांवों को उत्कृष्ट गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा।
इनमें से 75 गांवों को भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रथम वर्ष में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए भारत और इजराइल मिलकर काम करते हैं, करेंगे अर्थात। अब अपने पास क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए, हाल में किस संस्थान ने कोविड के निदान के लिए एआई संचालित तकनीक विकसित की है? ऑप्शन आपके सामने आईसीएमआर, सेकंड ऑप्शन आईआईटी रुड़की, थर्ड ऑप्शन आईआईटी जोधपुर, फोर्थ ऑप्शन आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, आईआईटी जोधपुर जिसको कहते हैं, के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 ए स्क्रीनिंग के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छाती चेस्ट एक्सरे तकनीकी विकसित की है। जोधपुर आईआईटी टीम ने एक गहन शिक्षण आधारित तकनीक को विकसित किया है जिसे एल्गोरिदम कॉमेट नेट के नाम से जाना जाता है, जिससे छाती के एक्सरे के जरिए कोविड संक्रमित और गैर कोविड संक्रमित के फेफड़ों के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। तकरीबन 2500 रोगियों पर किए गए इस रिसर्च के बाद आईआईटी के इस शोध को पैटर्न रिकग्निशन पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इस तकनीकी से पीसीआर जांच के मुकाबले समय की बचत भी होगी और साथ उपचार में देरी से भी बचा जा सकेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने पास 15 नंबर। देख पा रहे होंगे आप लोग। हाल ही में महिला वर्ग में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 अपने नाम किया है? फर्स्ट ऑप्शन है इवान डोडिक, सेकंड है एशले बार्टी और थर्ड है क्रिस्टीना म्लादोनोविक और फोर्थ है डेनियल कॉलिंस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा एशले बार्टी। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, विश्व नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। एशले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। शनिवार 29 जनवरी को रॉड लेवर एरिना में हुए फाइनल में बार्टी ने कॉलिंस को 6-3, 7-6 से हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही उन्होंने इतिहास भी रच दिया है। वह 44 साल में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला हैं। उनसे पहले आखिरी बार 1978 में क्रिस ओ नील ने यह खिताब जीता था। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर है। देखिए क्या है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? 27 जनवरी, 30 जनवरी, 29 जनवरी और 28 जनवरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। क्या हो जाएगा? 30 जनवरी। 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। इस दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री गांधी जी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए क्या है, 17 नंबर। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 30 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं। देखिए, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया है। नागास्वामी को महाबलीपुरम में मूर्तियों पर उनके पुरालेख अनुसंधान के लिए जाना जाता है। नागास्वामी को 2018 में पुरातत्व में उनके शोध कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे कलाईमामणि पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे, जो तमिलनाडु सरकार का
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। हाल ही में खबरों में रहे न्यूकोव की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति में हुई है? सांप, आर्मडिल्लो, मेढक, चमगादड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चमगादड़। क्या हो जाएगा? चमगादड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये रहा क्वेश्चन और इसका राइट आंसर रहा चमगादड़। नियोकोप का मतलब होता है नियोरोमीसिया। क्या होता है? नियोकोप का मतलब होता है नियोरोमीसिया, जो चमगादड़ की प्रजाति है जो वायरस से संक्रमित हो गई है। यह वायरस MERS कोरोना वायरस से जुड़ा है, न कि SARS CoV कोविड-2 से। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस के बारे में खबरें व्यापक रूप से प्रसारित की जा रही हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि क्या नियोकोव कोरोना वायरस मनुष्यों के लिए खतरा बन गया है, इसके लिए भी अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने पास 19 नंबर। हाल ही में किसने डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है ओम बिरला, सेकंड नरेंद्र मोदी, थर्ड रामनाथ कोविंद, फोर्थ वेंकैया नायडू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 27 जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है, ताकि नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्रवाई तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। ऐप संसद और संसदीय कार्यवाही को न केवल सदस्यों के लिए बल्कि देश की जनता के लिए भी सुलभ बनाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर है। देखिए, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इजिप्ट, सेकंड नीदरलैंड, थर्ड फ्रांस, फोर्थ आयरलैंड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन नीदरलैंड। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजाइमुडेन में किया गया है। समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने किया था। इस मॉइडेन सी लॉक 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा, अर्थात कितना 500 मीटर यह लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना पर निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और इसे 2019 तक पूरा किया जाना था। यह शुरू में नियोजित बजट से लगभग 300 मिलियन अधिक हो गया है। दोस्तों, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 21। देखिए, नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? 71,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए, 73,000 करोड़ रुपए, 74,000 करोड़ रुपए। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 72,000 करोड़। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है। इसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड परियोजना प्रस्तावक है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22। हाल में आयोजित पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। वर्चुअली आयोजित इस शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने 5 देशों के बीच अपने तरह की इस पहली बैठक में अफगानिस्तान का जिक्र भी किया है। इस शिखर सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया है। इनमें कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोटाएव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोवेव,
तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमान, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बार्डी मोहम्मद और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जापारोव के नाम शामिल हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 23 है। हाल में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किया है, जो वहां पर संपन्न हुआ है। अभ्यास 20 दिनों तक जारी रहा और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय मुंबई में भारतीय नौसेना के 3 कमांड स्तरीय संरचनाओं में से एक है। अन्य 2 पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय विशाखापत्तनम और दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय कोच्चि है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो अपने पास 24 है। हाल में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? ऑप्शन आपके सामने रूस, चीन, बांग्लादेश और भारत। एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों भारत। क्या है? भारत इसका एग्जैक्ट आंसर है। देखिए, हाल में भारत में विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। भारत ने अक्टूबर 2020-21 के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गरकिन यानी अचारी खीरे का निर्यात किया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर है। देखिए, हाल ही में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल का खिताब किसने अपने नाम किया है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्रिस्टिना म्लादबोनोविक और इवान डोडिक। सेकंड ऑप्शन है इवान डोडिक और जेमी फोरलिस। थर्ड ऑप्शन है फोरलिस और जेसन कुबलर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, रॉन्स की क्रिस्टिना म्लादबोनोविक और क्रोएशिया के इवान डोडिक ने मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड कार्ड जेमी फोरलिस और जेसन कुबलर को 6-3 और 6-4 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब जीता है। अपने कैरियर में दूसरी बार है जब 28 वर्षीय म्लादबोनोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल चैंपियन बनी है। पिछला खिताब उन्होंने 2014 में जीता था। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 26 नंबर। देखते हैं क्या है। हाल में किस कंपनी को 7 दशक बाद एयर इंडिया की कमान वापस मिली है? फर्स्ट ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड ऑप्शन टाटा समूह, थर्ड अडानी समूह और फोर्थ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन टाटा समूह। भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। इसे टाटा से लिए जाने के लगभग 69 साल बाद सौदे का कुल मूल्य 18,000 करोड़ रुपए अर्थात 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश लेन देन में प्रबंधन नियंत्रण के साथ एयर इंडिया में टाटा सन्स को भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी का हस्तांतरण शामिल है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला अपने पास 27 है। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? मेटा, गूगल, अमेजॉन और ट्विटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गूगल। देखिए, भारतीय एयरटेल ने गूगल के साथ एक साझेदारी का ऐलान किया है। भारतीय एयरटेल ने घोषणा की कि गूगल भारत के डिजिटल तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते में है। बिलियन डॉलर तक का निवेश एक समझौते में $1 बिलियन तक का निवेश करने की योजना बना रहा है। एयरटेल ने कहा है कि इस साझेदारी के तौर पर गूगल का इरादा अगले 5 वर्षों में $1 अरब तक निवेश करने का है।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित हैं? तो देखिए 26%, 36%, 46%, 56%। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 46%। कितना हो जाएगा? 46%। इतनी हैं। देखिए हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पता चल गया कि 46% लड़कियां एनीमिया से हैं। आप समझे कि एनीमिया का अर्थ क्या होता है? शरीर में खून की कमी। क्या होता है? शरीर में खून की कमी। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 29। हाल में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? टाटा प्लस, टाटा रेडी, टाटा गो, टाटा प्ले। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा टाटा प्ले। क्या हो जाएगा? टाटा प्ले इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टाटा समूह की देश की प्रमुख डीटीएच कंपनी टाटा स्काई का नाम बदलने जा रहा है। 27 जनवरी को इसका नाम टाटा प्ले होगा। कंपनी का कहना है कि उसका बिजनेस अब डायरेक्ट टू होम तक सीमित नहीं रह गया है और उसका विस्तार इससे आगे हो चुका है। इसलिए नई परिस्थिति के मुताबिक कंपनी ने अपने नाम में बदलाव करने का फैसला किया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 30 नंबर है। देखिए क्या है? हाल में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है? ऑप्शन है आपके सामने मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मेघालय। देखिए हाल में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। इन ब्रिजेस को जिंग किंग जी भी कहा जाता है। इनका निर्माण पारंपरिक जनजाति ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़ तोड़कर किया जाता है। मुख्य रूप से इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न। अब क्वेश्चन है अपने पास 31। देखिए क्या है? हाल में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 155वीं, 156वीं, 157वीं, 198वीं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड 157वीं अर्थात 157। ये रहा क्वेश्चन, एग्जैक्ट आंसर रहा थर्ड ऑप्शन। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती है। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधार, स्वतंत्र आंदोलन इत्यादि से जुड़े हुए थे। भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय से बेहद प्रभावित थे। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने पास 32 नंबर। हाल में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? 28 जनवरी, 27 जनवरी, 26 जनवरी और 25 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 28 जनवरी। प्रत्येक साल पूरी दुनिया में 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित एवं जागरूक किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। हाल में किसने ओरल कैंसर बीमारी का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो इसमें ऑप्शन है आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल सस्ता उपकरण विकसित किया है। प्रति उपकरण अनुमानित लागत $500 के भीतर है।
यह नई तकनीकी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सक को पहली परीक्षा के दौरान संभावित कमजोर मामलों का पता लगाने में सक्षम बनाती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 34 है। देखिए, प्रभा अत्रे जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए ऑप्शन आपके सामने, नृत्य, खेल, संगीत और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, संगीत। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म भूषण प्रदान करने की मंजूरी दी है। 89 वर्षीय किराना घराने की गायिका प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक ही मंच से हिंदी और अंग्रेजी में संगीत पर 11 पुस्तकें जारी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने स्वरमयी गुरुकुल की स्थापना की। राधे श्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य उत्तर प्रदेश, जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा और कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामले उत्तर प्रदेश को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है 35। देखते हैं क्या, कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान है? जापान, रूस, अमेरिका और चीन। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर यह खेल 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग में होने वाले हैं, अर्थात हो गए हैं। स्पोर्ट इकोलॉजी ग्रुप और सेव अवर विंटर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में एथलीटों के शरीर पर ओलंपिक में कृत्रिम बर्फ के उत्पादन के खतरों के बारे में बताया गया है। इनसे इन खेलों में बर्फ के लिए होने वाले पानी की बर्बादी पर भी चेतावनी है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने पास 36 नंबर। देखिए क्या है, हाल में जारी पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? किरण रिजिजू, शशि थरूर, चेतन भगत और सुभाष चंद्र गर्ग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र गर्ग। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की। पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। नई पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है और 2030 के मध्य तक इसे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव देता है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर है। देखिए क्या है, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व हॉकी मिडफील्डर चरणजीत सिंह का हृदय गति रुकने और लंबी उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। वह 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। वह उस भारतीय टीम के सदस्य भी थे जिसने रोम में 1960 खेलों में और 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में रजत पदक जीते थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपने पास 38 नंबर। देखिए क्या है, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीरता के लिए कितने पदक जीते हैं? 15, 91, 115 और 151। करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 नंबर। क्या हो जाएगा? 115 नंबर। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने इस वर्ष दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में से 115 पुलिस पदक वीरता हासिल किए हैं। उन्होंने अपने पिछले साल के 52 पीएमजी के आंकड़े को 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2019-20 में कई उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के लिए पुरस्कार जीते हैं। जम्मू और कश्मीर के पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए 115 पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।
जो इस साल किसी भी पुलिस बल से सबसे अधिक है। इसके बाद सीआरपीएफ को 30, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10, उड़ीसा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक दिए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 39 नंबर है। देखिए क्या है, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में खोला गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका केरल। देखिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास ऊष्मायन केंद्र होगा। टाटा स्टील लिमिटेड केंद्र का औद्योगिक भागीदार बनने के लिए तैयार है। अब अपने पास क्वेश्चन है 40 नंबर। देखिए क्या है, हाल में अनिल औचट का निधन हुआ, वे कौन थे? फुटबॉल कोच, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, फिल्म निर्देशक और लेखक। करेक्ट आंसर लेखक। कौन थे वो थे लेखक। देखिए प्रख्यात मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल औचट का निधन हो गया है। औचट 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक थे। वह अपनी कई मराठी पुस्तकों जैसे मानसवता, विषय गर्द, कारता, कारमग्न और कुतूहल लोपटी के लिए जाने जाते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर है 4 ऑप्शन आपने देख लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 41। देखिए क्या है, सऊदी अरब ने चोरी की रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया है? इंडोनेशिया, चीन, इजराइल और थाईलैंड। करेक्ट आंसर है थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सऊदी अरब और थाईलैंड ने चोरी के गहनों और हत्याओं की एक श्रृंखला से जुड़े एक मामले पर 30 साल के विवाद को समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब एयरलाइंस ने थाईलैंड के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा द्वारा रियाद की यात्रा के दौरान पूर्ण राजनयिक संबंधों की बहाली हुई है। सऊदी से चुराए गए रत्नों में 50 कैरेट का दुर्लभ नीला हीरा था जो कभी बरामद नहीं हुआ। इस विवाद के कारण व्यापार में भी भारी गिरावट आई और थाई प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी का नुकसान हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 42 नंबर है। कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख रूप से निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल शालिनी गुप्ता, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और फोर्थ ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता पूर्वी सेना कमान के लिए प्रमुख जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता 31 जनवरी 2022 को पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख रूप में कार्यभार संभालते हैं, अर्थात संभाल लिया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास है 43 नंबर। देखिए क्या है, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन स्मृति मंधाना, हैदर नाइट, शेफाली वर्मा और एलिस पैरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा ने एक बार फिर शीर्ष T20 बैटर का स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़ कर यह स्थान हासिल किया। अब शेफाली के पास 726 अंक हैं, वो मूनी से 2 अंक आगे। वहीं शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ीदार स्मृति मंधाना को 1 स्थान का नुकसान हुआ है।
मंदाना महिला बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ चुकी हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, हाल में मिलना साल्वनी का निधन हुआ, वे कौन थी? कवित्री थी, नृत्यांगना थी, फिल्म निर्देशक थी या इतिहासकार थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, नृत्यांगना थी। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वनी का हाल ही में निधन हो गया है। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बता दें कि इटली में जन्मी साल्वनी नियमित रूप से भारत खासकर केरल आया करती थी। उन्होंने केरल में ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 45 नंबर। हाल में भारत को किस देश AK-203 असॉल्ट राइफलें प्राप्त हुई हैं? अमेरिका से, ताइवान, ईरान और रूस। रूस, ईरान, ताइवान, अमेरिका। एग्जैक्ट आंसर रूस। क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर डियर हो जाएगा रूस। देखिए, रूस ने सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 कलिस्कोप असॉल्ट राइफलें भारतीय सशस्त्र बलों को दी है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6,70,000 राइफलों का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए भारत और रूसी रक्षा निर्माण इकाई के बीच 6 दिसंबर 2021 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुबंध की कुल लागत 5,124 करोड़ रुपए है। अनुबंध में सेल्फ से 70,000 राइफलें खरीदना शामिल था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 46 नंबर है। देखिए क्या है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? 27 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी और 24 जनवरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 जनवरी। क्या हो जाएगा? 27 जनवरी। हेलीकॉप्टर के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण 27 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र प्रलय स्मरण और शिक्षा का मार्गदर्शन करने वाला विषय स्मृति, गरिमा और न्याय है। दिन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला अपने पास 47 है। हाल में रूस ने किन देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIR, जिसको चुरू कहते हैं, 2022 आयोजित किया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान, भारत, चीन, ईरान। करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, ईरान। क्या हो जाएगा? चीन और ईरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 किया है। हिंदू महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। प्रतिभागियों ने विभिन्न रणनीति और संचालन का अभ्यास किया है, जैसे कि जले हुए जहाज़ों को बचाना, अपहरित जहाज़ों को बचाना, लक्ष्य पर निशानेबाजी, हवाई लक्ष्यों पर रात में निशानेबाजी और ड्रिल के एक भाग के रूप में अनसामरिक युद्धाभ्यास। सैन्य अभ्यास से कम 140 युद्धपोत, लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। अब अपने पास क्वेश्चन है 48। हाल में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 61, 76, 85, 95। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 85 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें भारत 50वें स्थान पर है। रैंकिंग में 3 देशों डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग मापती है कि प्रत्येक देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कितना भ्रष्ट माना जाता है। परिणाम 0 अत्यधिक भ्रष्ट से 100 बहुत साफ के पैमाने पर इसे प्रदर्शित किया जाता, और इसमें 180 देशों को स्थान दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 49 नंबर है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? 25 जनवरी,
26 जनवरी, 27 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 26 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने और काम की परिस्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। जो सीमा शुल्क अधिकारियों को अपनी नौकरी में सामना करना पड़ता है। वर्ष आईसीडी के लिए डब्ल्यूसीओ द्वारा चुनी गई थीम एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा परिस्थिति तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना है। अब क्वेश्चन नंबर अपने पास 50 है, देखते हैं क्या है। हाल में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य है, पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला है। ये एक नागरिक विज्ञान संचालित अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बर्ड वॉचिंग समुदाय के 1000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ केवीए को वर्ष 60 दिनों में 2 बार आयोजित व्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 51। देखिए क्या है। हाल ही में द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? सलमान रुश्दी, विक्रम सोलंकी, डेविड लॉयड, सुबिरा प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबिरा प्रसाद। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबिरा प्रसाद। शिक्षाविद, लेखिका और ज्योतिषी सुबिरा प्रसाद द ट्राइलॉजी ऑफ द बैटल बिटवीन ह्यूमस एंड डेमन्स श्रृंखला की दूसरी पुस्तक लेकर आए हैं। इसका नाम द एंजल्स ऑफ कैलाश है। पुस्तक वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली पुस्तक का अंत हुआ था। उनकी पहली पुस्तक का शीर्षक द डेमन्स ऑफ चैत्रिया था। द कुंभ कॉन्स्पिरेसी इस तरह की अंतिम पुस्तक थी। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा है दोस्तों? डियर स्टूडेंट्स, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 52। देखिए क्या है। हाल में किसने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सीजीएचएस की उन्नत वेबसाइट और माई सीजीएचएस ऐप को लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया और अमित शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज सीजीएचएस की उन्नत वेबसाइट और माई सीजीएचएस ऐप लॉन्च किया है। सरकार की इस पहल से नई सुविधाओं और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के साथ सीजीएचएस से जुड़े 40 लाख लोगों को काफ़ी फायदा होगा। बता दें कि सीजीएचएस से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। हाल में किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के निर्माण की मंजूरी दी है। हालांकि इसकी पूरी प्रक्रिया होनी अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में तेलुगु नए साल तक सभी प्रक्रियाएं पूरी की जानी है। 13 नए जिलों के बनने के बाद प्रदेश में कुल 26 जिले हो जाएंगे। 24 लोकसभा क्षेत्रों को जिलों में बदला जा रहा है। विशाखापत्तनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है, जिसे 2 जिलों में विभाजित किया जाएगा। नए जिलों के नाम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, एलूरू, एनटीआर, बापटिया, पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्य साई, अन्नामया, श्री बालाजी हैं।
अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है 54। हाल में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? विपिन रावत, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली और नारायण कार्तिकेयन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने हीरो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ओलंपिक नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। ये क्या फेंकते हैं डियर स्टूडेंट्स? भाला। नीरज भारतीय सेना में सूबेदार हैं। उन्होंने 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिल लिया था। उन्हें पुणे में मिशन ओलंपिक विंग और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब। करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार द्वारा उन्हें दिए गए पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है। भट्टाचार्य को यह पुरस्कार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। माकपा के दिग्गज नेता के एक बयान जारी कर कहा कि मैं पद्म भूषण सरकार के बारे में कुछ नहीं जानता, किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। अगर मुझे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है तो मैं इसे अस्वीकार कर दूंगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न जो कि 56 नंबर है। देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्था ने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? CDRI, ICMR, DRDO, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा CDRI अर्थात फर्स्ट ऑप्शन। देखिए CSIR या CDMR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संक्रमण के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम को विकसित किया है। यह ओमिक्रॉन के विशिष्ट परीक्षण के लिए किसी भी सरकारी संस्थान द्वारा बनाई गई है। पहली और स्वदेशी रूप से बनाई जाने वाली तीसरी किट है। फिलहाल निजी कंपनियों द्वारा विकसित ऐसी 2 और किट बाजार में उपलब्ध है। किट लगभग 2 घंटे में परीक्षा परिणाम देती है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 100%, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड है 9.03%, थर्ड ऑप्शन है 9.5%, फोर्थ है 9%। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन डियर स्टूडेंट। आप देख पा रहे होंगे। देखिए भारत के ग्रोथ रेट को लेकर एक बेहद निराशाजनक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर को अनुमान को घटा हुआ दिया था। IMF ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से कारोबारी गतिविधियों और आवागमन पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को देखते हुए पहले भी कई एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान में कटौती कर चुकी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। नेक्स्ट है अपने पास 58 नंबर। देखिए क्या है? हाल में HPCL के चेयरमैन कौन बने हैं? रजनीश कुमार, विवेक जिंदल, पुष्प कुमार जोशी, राहुल मित्तल। करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी। क्या हो जाएगा? पुष्प कुमार जोशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको HPCL शॉर्ट में कहते हैं के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक होंगे। सरकार की ओर से शीर्ष पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों की खोज करने वाले सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने जोशी का नाम इस पद के लिए चुना है। HPCL देश की तीसरी सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनिंग और ईंधन विपणन कंपनी है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 59।
हाल में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क, अफगानिस्तान, भूटान और पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 50वां 85 स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। चीन 45, इंडोनेशिया 38, पाकिस्तान 28 और बांग्लादेश 26 अंकों के साथ इस सूची में विभिन्न स्थानों पर रहे हैं। पाकिस्तान को इस सूची में 140वां स्थान दिया गया है। किसको? अफगानिस्तान को 144वां स्थान दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 60 नंबर है। हाल में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 72, 73, 74 एंड 75। करेक्ट आंसर हो जाएगा 73। क्या हो जाएगा? 73 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। भारत 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वर्ष समारोह विशेष है क्योंकि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस उस तारीख को चिन्हित करता है जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसने भारत सरकार अधिनियम अर्थात 1935 को भारत के शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया है। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। ऐसी लगातार सीरीज आपको मिलती रहेंगी। फटाफट शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।